नमस्ते, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का कोरोना स्पेशल। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए थे जहां पर हमने बातचीत की थी कि पोस्ट कोरोना, इनफैक्ट अभी हम कोरोना काल में ही हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन अब धीरे धीरे बाहर हो चुका है और अब हम कोरोना के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, घर से बाहर निकलकर उससे लड़ाई कर रहे हैं। और इन सब के बीच हम ये देख रहे थे, हम ये बातचीत कर रहे थे कि सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर किस तरीके से पड़ रहा है, क्या आगे चल के भाव कम होंगे या इनफैक्ट अब जब घर बिकने शुरू होंगे तो भाव कम होंगे, गवर्नमेंट ने जितना मदद की है वो क्या काफ़ी है, और बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स, किस तरीके से बदलेगा रियल एस्टेट। और इसमें हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे दो खास मेहमान पिछले हफ्ते मौजूद थे और वो एक बार फिर हमारे आग्रह पे हमारे साथ मौजूद है। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ श्री गोपाल काबरा, एमडी आरआर ग्लोबल, और पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले हफ्ते जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी उसमें दो बड़ी चीजों पे हम बात कर रहे थे। एक तो भाव को लेकर क्या होगा और दूसरा क्या करने की जरूरत है। जो सरकार ने राहत दी है, मसलन पीएमएवाई को आगे बढ़ाया है, रेरा रजिस्ट्रेशन में जो राहत दी है, लोगों को ईएमआई भरने के लिए जो थोड़ा सा वक्त मिला है आरबीआई की तरफ से मॉरेटोरियम के तौर पर, ब्याज दरों में भी कमी की गई है, तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा और ये क्या सारी चीजें सफिशिएंट है या नहीं है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, आपका एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था जिसमें आपने कुछ बातें लिखी हैं कि क्या किया जाए कि हम इस परिस्थिति से, इस अभूतपूर्व परिस्थिति से बाहर आए। मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, एक जो हम भी बात करते हैं कि आज हमारे पास हमारी एक कंट्री है जहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज है और दूसरी तरफ बिल्डर की इतनी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है, जहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड और श्रिंकेज हो रही है। और कोविड को देखते हुए हम लोगों ने जो एक असेसमेंट किया कि जिस तरीके के जॉब लॉसेस हो रहे हैं और सैलरी कट हो रहा है, इसको देखते हुए डिमांड में फर्दर श्रिंकेज होगी। तो इसको उभारने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक बड़े साइंटिफिक अप्रोच से हमने किया कि आज की जो रेंटल यील्ड जो मार्केट में है वो 2 से 2.5% के ऊपर है। ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो बोल दी जाती है, जो जिसपे रियल एस्टेट मार्केट एक प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव हो जाता है और प्राइस ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, वो जनरली 5 से 5.5% होता है। लेकिन 3.5% जब रेंटल यील्ड पहुंच जाती है तो ये प्रोडक्टिव रिजिम में आ जाती है। उससे नीचे जब रहती है 3.5% से नीचे अगर रेंटल यील्ड है अगर मार्केट की, तो वो अनप्रोडक्टिव होती है। और यही आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल से रियल एस्टेट के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े। इसका केवल एक रीजन है कि इस रीजन में, इस पीरियड में हमारी रेंटल यील्ड 1% से 2% के रेंज में थी और वो बताता था कि प्राइसेस अनप्रोडक्टिव है। जहां इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही थी, डिमांड उसके साथ नहीं बढ़ती। तो क्वेश्चन ये था कि हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम एक रेंटल यील्ड को इस लेवल पे पहुंचा सकें। तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट को कुछ एक डिमांड साइड इंटरवेंशन करना चाहिए और बिल्डर को भी प्राइस कम करके जो है वो कैपिटल वैल्यू अगर कम हो जाती है तो यील्ड्स बढ़ जाती है। तो एक असेसमेंट था कि बिल्डर अगर 20% प्राइस कम करता है और गवर्नमेंट अगर जो इंटरेस्ट एग्जम्पशंस हैं उसकी लिमिट 2 लाख से बढ़ा करके अगर 12 लाख कर देती है, और उसके साथ साथ अगर आप एक और चीज भी देख लीजिए कि बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन और दूसरे कारणों से जीएसटी की वजह से जो है बहुत सारी डिमांड जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से रेडी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गई। इसके लिए बिल्डर को ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है टू मेक द बिल्डिंग रेडी एंड देन द कंज्यूमर उसे खरीदता है। और हमारे पास जो रेट और रिटर्न की रिजिम है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। हमारी कंट्री में बिल्डर का जो फाइनेंस होता है वो 12% के ऊपर होता है। तो उस रेंज में अगर वो ज्यादा कैपिटल बोरो करता है तो एज सच जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ ही विल पास हिज कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कस्टमर एडवांसेस बढ़ने चाहिए कंज्यूमर का कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी खरीदे। और स्टेट लेवल के ऊपर अगर स्टैंप ड्यूटी में भी एग्जम्पशंस करते हैं, तो अगर हम इन तीनों चीजों का इसकी वजह से जो प्राइस कम होता है कंज्यूमर के हाथ में, प्लस बिल्डर 20% प्राइस कम करता है, तो हमने देखा है अक्रॉस ऑल द बोर्ड ज्यादातर जितनी भी सप्लाई है इसमें 3 से 3.5% के लेवल के ऊपर हम रेंटल यील्ड को पहुंचते हुए देखते हैं। और ये एक असेसमेंट है कि एक ऐसा रेशियो है जब हम यहाँ पे अचीव करते हैं तो एक डिमांड में स्टिमुलेंट आता है, इन्वेस्टर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों आगे आकर के पार्टिसिपेट करते हैं
तो ये गोल सीक करने की कोशिश थी। और अगर ये होता है तो एक बड़ा रिवाइवल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हो सकता है, और जो काफी स्लिपरी स्टेज पे था और अब उसकी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई। राइट, तो ये पंकज जी का कैलकुलेशन है कि कैसे रेंटल यील्ड्स को थोड़ा इफेक्टिव बना के हम रियल एस्टेट को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। काबरा जी, एक जो बड़ी शिकायत डेवलपर कम्युनिटी से आई है, रियल एस्टेट पूरे सेक्टर से आई, वो है लिक्विडिटी की। उनका यह कहना है कि सरकार ने काफी सारे उपाय किए, लेकिन एकदम जिससे लिक्विडिटी, जो पूरा ईंधन है, जो ऑक्सीजन है, उसको लेकर मामला अभी भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहीं पर जाकर बात पूरी तरह से फंस जाती है। हालांकि एनबीएफसीज के लिए काफी प्रावधान, जो पैकेज अनाउंस किया वित्त मंत्री ने, उसमें किए हैं। आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है, और जितना बड़ा मार्केट है और जिस लेवल पर आपको लिक्विडिटी की एक ईज चाहिए, वो उस डिमांड को पूरा करेगी? देखिए, ऐसा है कि लिक्विडिटी बिल्डर के लिए डायरेक्ट अपना ईज करना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर बिल्डरों की या तो पोजीशन वैसी नहीं कि सरकार लिक्विडिटी उनको दे। इसका रियल तरीके से, हाँ, एनबीएफसी का फर्क पड़ेगा, बैंकों को दिया है 10% लिमिट सरकार ने, सबको एक्स्ट्रा करके दिया, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इनका माल बिकने से ही ठीक हो सकती है लिक्विडिटी। इनको देखे सी, आज अगर इनको पैसा दे भी देते, चलो सरकार एक रास्ता निकालती है, मैं बोलता हूँ कि सबको 20% 30% एक्स्ट्रा लोन दे दे। वो क्या लोन उनके लिए सस्टेनेबल होगा क्या? उसका ब्याज जो चुका पाएंगे क्या? पहले जो उन्होंने सबने लोन लेके रखा है उसकी कॉस्ट और डे टू डे कॉस्ट और माल नहीं बिकता है उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तीनों कॉस्ट वो नहीं निकाल पाएंगे। इसका तरीका एक है कि ऐसे टाइम में यही तरीका होता है कि आप अपना माल बेच के सस्ते में इनकैश करके अपना वो लिक्विडिटी को फ्लो बनाना ज़्यादा बेटर है। हमारी फैक्ट्री है, राइट, हमारी फैक्ट्री में भी आज 21 दिन का स्टॉक है। अभी ये कोरोना को देखते हुए हमारा स्टॉक 48 डेज का हो गया, क्योंकि उतना सेल कम है। अगर सरकार से मैं लिक्विडिटी लोन ले भी लेता हूँ, चलो मेरे को सरकार आज हमारी लिमिट भी खाली है, आज मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ दे देगी, लेकिन वो 200 करोड़ का ब्याज तो मेरे को देना है ना। उसके बदले अगर मैं मेरा माल 1-2%, 3%, हमारे केवल मार्जिन इतनी ही कम होती है, अगर 2-3% कम करके बेच के अगर मैं इनकैश कर लेता हूँ, तो मैं सारा रोटेशन भी मेरे माल का घुमाता हूँ, उसमें 2 पैसे कमाता भी या नुकसान करता हूँ, जो भी होता है, लेकिन मेरी पूरी साइकिल घूमती है। मेरे जो आज 4600 लोग हमारे काम करते हैं, उनको मैं रोजगार वैसे ही पगार दे रहा हूँ बैठ के, तो थोड़ा बहुत मेरा उत्पादन हो रहा है। तो साइकिल घुमाने का तरीका एक ही है। इसमें मेरे को लगता है कि माल बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन माल बेचे कैसे, वो एक बड़ी समस्या है। जो पंकज जी ने बताया, मैंने पिछले हफ्ते बताया एपिसोड में, वो पूरा का पूरा सरकार कर सकती है। और सरकार को बोल्ड डिसीजन, सारे स्टेट गवर्नमेंट की वैसे भी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, कोरोना का वैसे भी खराब थी, 26 में 20 स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। लेकिन ये कम से कम जो रियल एस्टेट से माल बिकेगा, तो कुछ ना कुछ जो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, स्टैम्प ड्यूटी में 1% बोल रहा हूँ 6 महीने के लिए, कुछ स्टैम्प ड्यूटी आएगी उनके सप्लायर को, उसमें गवर्नमेंट को कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जो पंकज जी ने फिगर दिया 27,000 करोड़ का सरकार को नुकसान है, सामने इतने अपना हजारों करोड़ रुपए की अपना कमाई होगी। और उसके साथ साथ इससे एनबीएफसी की बचत होगी। अपना लोग जब समझिए, एक होता है कि एक सर्कल में, समझो मेरे सर्कल में अगर हम 10 दोस्त हैं, अगर एक जन फ्लैट लेता है तो बाकी 9 की भी इच्छा जागती है, ताकत होती ही नहीं होती है। तो अगर समझो जो 13 लाख फ्लैट स्टॉक में है, उसमें से अगर 4 लाख फ्लैट या 5 लाख फ्लैट बिक जाते हैं, तो वो 5 लाख फ्लैट के सामने सर्कल में देखा जाए तो हर एक के दोस्त है, तो 25 लाख लोगों का एस्पिरेशन तो जागेगा। उस 25 लाख में से साल भर में 2 साल में फिर फ्लैट लेंगे, तो मार्केट में रोटेशन की बहुत जरूरत है। और इसके पीछे जो रोजगार क्रिएट होगा, वरना अगर रियल एस्टेट नहीं चलेगा तो वैसे भी रोजगार की समस्या हो रही है, कम भयंकर हो रही है। सब कंपनियां पगार कट करने की बात कर रही है, फ्रॉम 10% से लेकर 40% तक, जितना हायर स्लैब है उतना हायर कट हो रहा है। तो अगर ये समझो ये रोजगार भी यहाँ से चला गया, ये रियल एस्टेट सेक्टर मरेगा, तो खाली रियल एस्टेट नहीं मरेगा, इसके पीछे सीमेंट, टाइल्स, फर्नीचर वाले, आर्किटेक्ट, एमईपी कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इतनी लंबी क्यू लगेगी इसमें। तो वहां अगर लोगों के रोजगार वो चले गए और वहां पे पगार का स्लैब और कट गया, तो फिर ये कोई सेक्टर बचने वाला नहीं। आने वाले इसको 6 महीने नहीं, मगर अगर नहीं ध्यान दिया गया सरकार की तरफ से, तो मेरे को लगता है कि सेक्टर 5 साल तक नहीं चलेगा। नहीं, बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया कि किस तरीके से सारी लिंक जुड़ी हुई है
और एक ही उपाय है, लिक्विडिटी दे दे, ये दे दे, वो सब कुछ कर दे, लेकिन जब तक घर नहीं बिकेंगे तो उन्हें बेचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस करेक्ट करना पड़े, मार्जिन के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आपका मुख्य ध्येय ये होना चाहिए कि आपके घर बिके, ना कि हम बहुत सारी चीजों की उम्मीद लगा के बैठे कि ये मिले वो मिले। किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को निकाल सकते हैं, लोगों को इनफैक्ट नए घर बना के दे सकते हैं, उस पर टारगेट होना चाहिए कि उसी से वो साइकिल घूमेगी। चलिए, तो बढ़िया है। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब ठीक है, बहुत सारी समस्याओं की बात कर ली, लेकिन अब जिसे घर खरीदना है, यानी मुझे खरीदना है या किसी को भी खरीदना है, तो वो क्या देखे, क्या सोचे, क्या समझे, कौन से पैरामीटर पर खुद को चेक करे कि उसके लिए घर खरीदने का पोस्ट कोरोना, पोस्ट लॉकडाउन क्या एक मौका बन रहा है, क्या वो फैक्टर्स होंगे जो घर खरीदार को देखने चाहिए। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का कोरोना स्पेशल और हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर आए इंपैक्ट की। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज जी और श्री गोपाल काबरा जी। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय इस समय कि एक घर खरीदार को इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखना है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी है तो समाधान भी अभूतपूर्व होगा, बड़ा होगा। पंकज साहब, अब जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि सेंटिमेंट ऑलरेडी खराब हो गए, आदमी को डर लगेगा, खरीदूं ना खरीदूं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा डाउन पेमेंट करूंगा, उसके बाद कई सालों तक बड़ी सी किस्त चलती रहेगी, नौकरी का क्या पता, धंधे का क्या पता, तमाम तरह के सवाल। लेकिन क्या वो पैरामीटर्स होंगे जिस पे आप एक सही जजमेंट लेंगे, आपको घर खरीदना चाहिए, कितना बड़ा खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इसका पैरामीटर जो बनाना लेने वाले को ये समझ के चलना चाहिए, चाहे वो सर्विस करता है या खुद का बिजनेस करता है, कि मेरी इनकम 20% कम होगी सर। क्योंकि ऐसा लगता है कि लगभग कुछ एक कंपनियों को छोड़ के लगभग सभी कंपनियों में आपकी इनकम कम होगी, और बिजनेसमैन जितने भी है या फैक्ट्री वाले हैं उनकी भी 20% लगभग इनकम ये साल कम होगी, ऐसा लगभग मानना है। तो पहले तो मेरी 20% इनकम कम होने के बावजूद ये मेरा बैठता है क्या? लेकिन साथ साथ में जो कोरोना की सबसे बड़ी लर्निंग हुई है, जो ऐसा मेरा मानना है, लोग जो घर में रहकर जो घर का महत्व है और छोटे घर का क्या कष्ट है और बड़े घर का क्या आनंद है, इसका महत्व लोगों ने समझा है, खुद ने भुगत के समझा है, या जिसका घर अच्छा है उसने लोगों को समझा है कि आप बड़े घर में रहोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक माहौल तो बना अंदर अंदर। आपको ये हकीकत बोल सकता हूँ कि पूरे देश में एक घर का महत्व का माहौल बना है। अब इसको लेने के समय आपको क्या सोचना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बाकी खर्चे कम करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं, मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि बाकी खर्च कम करके कपड़ों पे, गाड़ियों पे, एक्सेसरीज पे, ज्वेलरी पे, इस पे खर्चा कम करके अपने घर ले और उस घर का आनंद लेना सीखे। क्योंकि ये लॉकडाउन आपको लगता है कि अभी खुल जाएगा, पर इस तरह का ये बार बार होने की संभावना भी है। आज नहीं तो फिर और कभी, या इस कारण से होगा या और किसी कारण से होगा। लेकिन धीरे धीरे आप ये समझ में चलिए कि आपका जितना भार महत्व था ऑफिस का या आपके बिजनेस का या सोशल का, उससे कई अधिक महत्व आपके घर का हो गया। तो घर की आवश्यकता थी, ये हम सब जानते थे, लेकिन हम किसी न किसी कारण से इसको पोस्टपोन कर रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन में घर में रहने के कारण से जो घर का महत्व समझा है, जो और आपके अंदर ये महत्वाकांक्षा जागी है, इसको आप कंटिन्यू करिए। सही समय सरकार की तरफ से भी और बिल्डर की तरफ से भी, और लोकेशन जो आपको चाहिए या जो साइज चाहिए, आप डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। और घर हमेशा अपनी ताकत से थोड़ा बड़ा रहते, क्योंकि ये सबसे स्थायी संपत्ति है। आप जो ज्वेलरी खरीदते हैं या जो रेस्टोरेंट में खर्चा करते हैं, बाकी जो खर्चा करते हैं कपड़ों पे, वो स्थायी नहीं है। वो तो आपका आज खाया, आनंद किया और कल चला गया। लेकिन ये आपकी सुरक्षा के हिसाब से भी और आनंद के हिसाब से भी, स्वास्थ्य के हिसाब से, तीनों चीज़ें जरूरी है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी आगे पीछे नजर आते हुए दिखता है। फुल्ली, पार्टली और पार्शियली, तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो कई कंपनियां हो सकती है कि आपको बोलेगी हफ्ते में एक दिन आप घर से काम करिए, कई कंपनियां बोलेगी हफ्ते में 2 दिन काम करिए घर से, क्योंकि इसमें कंपनी कॉस्ट भी कम होती है और आपका भी फायदा होता है। तो ये सारे वातावरण ये समझ जाइए कि वर्क फ्रॉम होम ना तो फुल्ली सक्सेसफुल होगा ना फुल्ली फेल होगा। ये कोई बीच का रास्ता कंपनी वाइज और सेक्टर वाइज निकलेगा। इसलिए घर का महत्व बहुत बन रहा है,
अब इसमें कंज्यूमर को खुद के बारे में सोचना होगा। सरकार का योगदान तो निश्चित रूप से ये सेक्टर को लगेगा ही लगेगा, और बिल्डर लोगों को भी एक सामने हिम्मत करके अपने प्राइस करेक्शन को देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी बिजनेस में जानते हैं कैश इज किंग। जिसके पास कैश रहेगा, बिल्डर आज कम भाव में बेच के अगर कैश है तो उसको आगे चल के अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें वो कवर कर सकता है। वरना अगर जो बिल्डर इसमें होल्ड करेंगे, मैं निश्चित रूप से बिजनेस का 46 साल का एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वो सभी भयंकर घाटे में जाएंगे। जी ठीक है, बहुत ही शानदार पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिया काबरा साहब ने कि कैसे घर का महत्व और बढ़ गया है। पंकज जी, आप इसमें क्या जोड़ेंगे? क्या वो चेकलिस्ट होगी जो एक बायर को देखनी चाहिए और फिर एक डिसीजन लेना चाहिए, और क्या पोस्ट कोविड उसके लिए जाने अनजाने एक मौका बन रहा है? देखिए, घर सबकी एक चाहत रहती है और बड़े घर की सबकी चाहत रहती है। हालांकि एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि रियल एस्टेट में क्योंकि डिमांड इतनी होती है, मतलब एक एस्पिरेशन लोगों की होती है, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और प्राइस ऐसा होता है कि इसमें प्रेफरेंसेस नहीं रहती, इसमें फ्रस्ट्रेटेड प्रेफरेंसेस रहती है। मुझे तो कोठी चाहिए थी लेकिन शायद मैं 1 BHK में ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आदमी को कंपेल होकर के वहां रहना पड़ता था। बट कोविड ने एक ये दर्शा दिया कि शायद एक आदमी को घर में ज्यादा रहना पड़ेगा और उसे अपने ऑफिस का भी कुछ हद तक काम जो है घर पे रह के करना पड़ेगा। इससे ये जरूरी हो सकता है कि आप कॉस्टली जगह पे थोड़ी फार अवे या लोकेशन में जाए और वहां रह सकें और बड़ा घर बना सकें। तो ये एक तरीके का ट्रांजिशन होता हुआ मुझे जरूर दिख रहा है, जिसमें पेरिफेरल मार्केट आदमी अपने शहर की जगह पे अपने होम टाउन में जाकर के रहना पसंद करेगा, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम है और कुछ लोगों को अगर वहीं से रह के काम करना है तो इस तरीके का एक डिफ्यूजन होगा। जब आता है कंज्यूमर को घर खरीदने के लिए, तो ये एक कोविड ने ये बता दिया, और जिस हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, तो इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग करना जरूरी है। प्रोजेक्ट में तभी आप हाथ डालिए जहाँ पे काबरा साहब ने जरूरी बता दिया कि आप अपनी एलिजिबिलिटी तो जरूर देखिए कि अगर आपका प्राइस, आपका सैलरी कम होता है उसके बाद भी आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक सेंसिटिविटी एक तरफ है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क है कि नहीं है। तो आप स्ट्रेस टेस्टिंग उस प्रोजेक्ट्स की कर लीजिए, बिल्डर का क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, बिल्डर के पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसका पोर्टफोलियो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉमर्शियल में है कि रेजिडेंशियल में है। अगर उसके ऊपर दबाव आता है, विल ही बी एबल टू रियली फुलफिल हिज कमिटमेंट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पहले इस वक्त मैं जरूर बोलता हूँ कि रेडी प्रॉपर्टी, क्योंकि काफी ज्यादा रेडी प्रॉपर्टी मार्केट में अवेलेबल है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों मार्केट के अंदर से काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो अगर प्राइस करेक्शन हो रहा होगा तो वो एग्जिट करना चाहेंगे। काफी लोगों के जॉब्स भी छूटे हैं, तो काफी सप्लाई मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी रेडी पोजीशन पे होगी, तो आप उसमें से चुन सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बड़े अच्छे से आने वाले समय में जो है वो बेनिफिट देंगे, इंसेंटिव्स बिल्डर ऑफर करेंगे, लेकिन उस इंसेंटिव्स को खाली ना देखें, जरूर देखें कि वो प्रोजेक्ट्स, वो उनकी एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी है। ऐसी जगह खरीदें जहाँ पे हैबिटेबिलिटी हो, जहाँ पे आप जाके रह सकें। आप ये भी देख लीजिए कब उसकी हैबिटेबिलिटी आने वाली है। कोई भी जगह जो बहुत ही सेक्लूडेड और बहुत दूर होती है, वहाँ पे सोशल फैब्रिक बनने में और ज्यादा समय लगता है। तो आजू बाजू में बेयर मिनिमम सोशल फैब्रिक हो, वहाँ घर खरीदे, खाली प्राइस पे ना जाएं, बिल्डर प्रोजेक्ट की सेलेबिलिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क का असेसमेंट करें और उसके बाद घर खरीदें। कॉशियस होके रहें, और एडवाइस ये रहेगी कि जहां तक हो एग्जीक्यूशन रिस्क जिस प्रोजेक्ट्स में नहीं है, जो कि रेडी है, उसमें आज के निवेश करें। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये एक पूरा एक कंपाइलेशन हो गया, काबरा साहब ने भी बता दिया और उसमें पंकज जी ने जोड़ दिया कि आपको जरूरत क्यों है, और जब आपको जरूरत है और जो परिस्थितियां बन रही तो फिर आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, किन चीजों का एक क्रॉस चेकलिस्ट बनाएंगे और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। चलिए,
बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, अभूतपूर्व समय है, किसी ने पहले देखा नहीं था और अभूतपूर्व समय है तो अभूतपूर्व चीजें भी हो रही हैं, अभूतपूर्व बदलाव भी हो रहे हैं और उसमें से एक है आपका घर और रियल एस्टेट का ये पूरा सेक्टर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से लगातार हम जो बातचीत कर रहे थे तो आपको एक काफी बड़ा कैनवस मिला होगा समझने के लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर पे इंपैक्ट क्या आया, वो किस तरीके से बदलेगा और उसमें आपके लिए क्या निकल रहा है। तो पंकज जी और काबरा जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, आपने लगातार 2 हफ्तों तक हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक इंसाइट इस सेक्टर के बारे में दिया। और जाते जाते सबसे यही निवेदन कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ करना भी है, अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन घर भी खरीदना है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करनी है, मास्क ग्लव्स जो भी है वो पहनने हैं और हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सबके बीच सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना से ही है जो स्वस्थ रह के लड़ी जा सकती है। तो फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हमें लगातार सुनने के लिए। नमस्कार।